हरिओम ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जाति व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका यानी लैंगिक पहचान का मैंने अर्थ बता चुका हूँ। लैंगिक पहचान के अंतर्गत जाति का क्या स्वरूप होता है, जाति का अर्थ भी बता चुका हूँ। जाति एक बंद वर्ग व्यवस्था है। जाति एक सामाजिक बंद वर्ग व्यवस्था है। क्यों बंद है? क्योंकि उसमें दूसरे जाति से शादी नहीं होती, दूसरा उससे व्यवसाय करना नहीं होता और उसका रक्त संबंध वंशानुगत पाया जाता है, जिसके कारण से वह जाति बनी रहती है। सामान्य वे में जो जिस जाति में पैदा हो जाता है उसकी वही जाति मानी जाती है। परंतु आधुनिक समय में जाति का स्वरूप कुछ दूसरा है, जिसमें योग्यता, क्षमता, पद, प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति के आधार पर लोग जाति के स्वरूप को धीरे धीरे योग्यता, क्षमता इन गतिविधियों के आधार पर बदलते जा रहे हैं। आगे जो है इन्हीं योग्यता क्षमता की शुरुआत जो भगवान बुद्ध ने किया था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को तोड़ते हुए सबके लिए शिक्षा समान, स्त्रियों के लिए भी शिक्षा सबके लिए समान रूप से लागू कर दिया था। अब हमको ये देखना है कि इस जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो आधुनिक जाति का स्वरूप है उसमें स्त्रियों को समान दर्जा किस तरह से मिले और अन्य जातियों में जो पिछड़ी हुई स्त्रियां हैं या पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी इस जाति व्यवस्था के अंतर्गत कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक शिक्षक किस प्रकार से ज्ञान व्यवहार को दे कि ताकि सभी लोगों का समान रूप से समाज में विकास हो, क्योंकि लोकतंत्र का ये आधुनिक सिद्धांत भी है और लोकतंत्र में शिक्षा सबके लिए अनिवार्य भी है। तो सब पढ़ें सब बढ़ें ताकि सब में समानता हो, यानी सबको विकास के लिए स्वतंत्र अवसर, स्वतंत्र लाभ और स्वतंत्र रूप से क्रियाकलाप को बढ़ावा देने का अवसर भी मिलना चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक किन बातों को ध्यान में रखेगा कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान आ जाएं या अन्य जो पिछड़ी हुई जातियां हैं जिसको समानता एसटी एससी कहा जाता है, उन जातियों में स्त्री पुरुष भी समान रूप से समाज के अंदर अपना जो है एक मानवीय दृष्टिकोण, एक समान रूप से विकास करने का दृष्टिकोण, विकास की अवस्था, विकास का व्यवहार प्राप्त करते हुए सबका विकास हो सके। क्योंकि भारत जो है, भारत में लोकतंत्र मानव कल्याण के लिए, ऐसा नहीं कि हमारा विकास हो गया तो दूसरे का विकास न हो, हमारी नौकरी लग गई तो हम बेरोजगारी की बातें न करें। ये सब कुंठित मानसिकता या स्वार्थपरक मानसिकता का परिणाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक जो है सबके विकास, सबके लिए सही शिक्षा और सही दिशा निर्देश देते हुए प्रयास करना चाहिए। तो एक प्रकार से अगर हम कहें जाति व्यवस्था में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, या ये कहें कि समाज में समानता का भाव या समानता का दृष्टिकोण या समान रूप से योग्यता का विकास करते हुए उसके कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रख करके अध्यापक को जो है शिक्षा देनी चाहिए। तो आइए अगर हम बात करें तो स्त्री शिक्षा और अन्य जातियों में जो है किस प्रकार से शिक्षक जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत अपनी भूमिका अदा करे ताकि सबके लिए लोकतंत्र कल्याणकारी सिद्ध हो सके। पहला, स्त्री शिक्षा। ये आप जान लीजिए कि जिस घर में जितना ही औरतों का सम्मान होता है, जितना ही औरतों के साथ अच्छा व्यवहार होता है, उतना ही बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वस्थ विचार, आत्मसम्मान, साहस, जोश, उत्साह इत्यादि अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। तो जैसे जैसे समाज की स्त्रियां शिक्षित होंगी वैसे वैसे, जिस तरह से समाज की स्त्रियां अच्छा जितना व्यवहार करेंगी वैसे वैसे जो है व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर स्वस्थ विचारधारा, आत्मसम्मान, पुरुषार्थ, उत्साह, ये सब गतिविधियां बच्चे बच्चियों में अधिक देखने को मिलेगा। साथ ही अगर स्त्री सभी प्रकार का धन देती है, हाँ हकीकत बात है कि स्त्रियों से ही सब प्रकार के धन होते हैं, तो यह जरूरी है कि पुरुषों से अधिक जरूरी स्त्रियों की शिक्षा है, क्योंकि हर परिस्थिति में ज्ञान का सदुपयोग करना ही मानव विकास के कल्याण का आधार बनता है। तो स्त्रियां जितना ही ज्ञानशील होंगी, जितना ही अच्छा व्यवहार सीखेंगी, क्योंकि ज्ञान वह है जो आचरण पवित्र करे, ज्ञान वह है जो आत्मसम्मान के साथ आपको विकास कर दे, ज्ञान वह है जो आप सही परिस्थितियों में सही व्यवहार करना सिखा दे। तो इससे क्या होगा, स्त्रियाँ घर परिवार से लेकर के पूरे समाज, देश तक वह स्वस्थ समाज को जन्म देंगी या स्वस्थ समाज को बढ़ाएंगी। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि अगर एक स्त्री अच्छी होती है तो एक देश अच्छा हो सकता है और एक पुरुष अच्छा होगा तो एक परिवार अच्छा होगा। तो इस प्रकार से स्त्री शिक्षा पर ज़्यादा बल देना चाहिए, किसी भी जाति बिरादरी की हो, इससे कोई मतलब नहीं। ये आधुनिक दृष्टिकोण हम लोग का। दूसरा है आधुनिक स्वरूप। जाति का जो आधुनिक स्वरूप है, यह सोच, यह धारणा, यह समझ शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए, क्योंकि आधुनिक समय में योग्यता है जाति, धन है जाति,
आपका जो है पहचान आपकी जाति है, आपका पद आपकी जाति है, आपका कार्य ही आपकी जाति है। अर्थात कार्य से लोग जाने जाते हैं, व्यवसाय से जाने जाते हैं, रोजगार से जाने जाते हैं, नौकरी से जाने जाते हैं। अब आधुनिक जाति के स्वरूप को बढ़ावा देना चाहिए, तब जो है स्त्रियों को भी समान अवसर मिलेंगे और छोटी बिरादरी में भी लोगों को समान अवसर, समान सोच, समान दृष्टिकोण, समान भाव का विकास होगा, जिससे उनके भी विकास का अवसर मिलेगा। अगला मानवीय दृष्टिकोण, जाति के प्रति मानवीय दृष्टिकोणों को बढ़ावा देना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि यदि हमको दुख होता है तो वह काम दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे को भी दुख होगा। यानी ऐसा कर्म, ऐसे सोच, ऐसे व्यवहार, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें मेरा कल्याण हो और सामने वाले का भी कल्याण हो। गलत लोगों में यही अंतर होता है, गलत लोग अपने लाभ के लिए दूसरे का गला घोट देते हैं। यानी न्याय ऐसा नहीं कि हमारी जाति का भला हो दूसरे जाति का नाश हो, ये सब नीचों का काम है। अर्थात कहने का मतलब जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हॉस्पिटल बने तो सबके लिए, शिक्षा हो तो सबके लिए हो, सुरक्षा हो तो सबके लिए हो, न्याय हो तो सबके लिए। आधुनिक लोकतंत्र में जाति व्यवस्था के अंतर्गत न्याय का बड़ा लफड़ा रहता है, इसमें भी सब जातिवाद कर जाते हैं, सुरक्षा में भी जातिवाद कर जाते हैं, महिलाओं के प्रति होने वाली दुर्घटनाओं में भी जातिवाद कर जाते हैं। इसका मतलब ये है उस आदमी को, उस मूर्ख को ये पता ही नहीं है कि मानवीय दृष्टिकोण, मानवता जाति का भेदभाव नहीं करती। उस मूर्ख को विश्वास ही नहीं है, पढ़े लिखे महामूर्खों की कहानी है। तो यानी मानवीय दृष्टिकोण का जितना विकास होगा उतना स्त्रियों के प्रति या अन्य जातियों में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी एक प्रकार से विकास का या स्वस्थ विचारधारा का निर्माण का और विकास का अवसर मिलेगा। अगला स्वास्थ्य दृष्टिकोण। स्वास्थ्य दृष्टिकोण का यहाँ तात्पर्य है कि जो पुरुष है वर्ग है, क्योंकि हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, स्वस्थ दृष्टिकोण के अंतर्गत जब व्यक्ति संवेगात्मक रूप से, भावात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी दृष्टिकोणों से जब वह विचार करेगा तब वह जो है स्वस्थ, उसका निर्णय हुआ स्वस्थ व्यवहार होगा, तब वह महिलाओं के प्रति स्वस्थ व्यवहार करेगा, महिलाओं को भी स्वस्थ अवसर प्रदान करेगा, महिलाओं को भी स्वस्थ सुरक्षा प्रदान करेगा और अन्य जातियों में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी ऐसा अवसर उपलब्ध करा करके उनके विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। यानी लैंगिक भेदभाव को भी कम करेगा, जातिगत भेदभाव को भी वह कम करेगा। अगला है व्यावसायिक शिक्षा। ये तो बहुत सरल दृष्टिकोण है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जितना ही आप व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा उतना ही अन्य बिरादरी, अन्य जातियाँ, अन्य महिलाएं जो है पुरुषों के संग काम करेंगी, जिसके कारण से एक दूसरे से जान पहचान, मेल जोल, स्वभाव, गुण, समझ इत्यादि सबसे लोग परिचित होंगे। तो सबका सम्मान करते हुए एक सहयोगात्मक रूप से समाज का निर्माण और सहयोगात्मक रूप से आर्थिक विकास भी होगा। अगला है प्रशासनिक सेवा। प्रशासनिक सेवाओं से अवगत कराना, जैसे सरकार द्वारा जो सेवाएं मिलती हैं, प्रशासनिक जो सुरक्षा मिलती है, जो उनके अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण सरकार ने विभिन्न कार्यों के अंतर्गत किया है, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया है, विभिन्न बजट के अंतर्गत किया है, उनसे उनको अवगत कराना चाहिए महिलाओं को, ताकि वो अपने हक को प्राप्त कर सके, अपने सहयोग की राशि को प्राप्त कर सके और विकास करके या आत्मनिर्भर होकर के पुरुषों के समान वो भी अपने विकास के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें या अपने विकास के लिए वे अपनी क्रियाकलाप को आगे बढ़ा सके। अगले है रूढ़िवादिता। जो महिलाओं के प्रति रूढ़िवादिता है कि इनका कम दिमाग होता है, ये कम समझ होती हैं, बहुत झूठ बोलती हैं, चोर होती हैं, ये सब जो फालतू रूढ़िवादिता की विचारधारा है जिसमें न कोई दम है, न कोई तथ्य है, न कोई निश्चित आधार है। क्योंकि अभाव का जीवन पुरुषों ने दिया है महिलाओं को, जिसके कारण से थोड़ी मोड़ी नीचों ने अपनी विचारधारा बना रखी है। इसीलिए वह जो है ऐसी विचारधाराओं से उनको मुक्ति दिलाना चाहिए, क्योंकि उसका वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या कोई आध्यात्मिक प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर वो बात सत्य मानी जाए। तो ये जो मूर्खता भरी बातें हैं इसको दूर करना चाहिए। अगला सहयोग एवं सहानुभूति। महिलाओं के प्रति, अन्य छोटी बिरादरियों के प्रति, सबके प्रति सहयोग, यानी जो प्रबुद्ध वो लोग वो हैं उनको सहयोग करना चाहिए। उनके सहयोग को प्रोत्साहन देने संबंधी बात शिक्षक को बताना चाहिए। साथ में महिलाओं के प्रति संवेदना और सहानुभूति रखते हुए उन्हें सिखाने पढ़ाने पर बल देना चाहिए या क्रियाकलापों में उन्हें करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि वे जो है विभिन्न कार्यक्रमों में या विभिन्न कार्यों के अंतर्गत वे प्रोत्साहित होकर के कार्य कर सकें और आय अर्जित करते हुए आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ सके। ये सब शिक्षक बताए अपने अध्यापक में, भाषण में, शिक्षा में, विषय में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में, सामाजिक जागरूकता में, ये सब सारी बातों को उसे ज़्यादा से ज़्यादा बताते हुए सहयोग करना। अगला जागरूकता। महिलाओं के प्रति, छोटी बिरादरी के लोगों के प्रति, महिलाओं के प्रति भी जो है जागरूकता फैलाए कि लोकतंत्र में आपको क्या अधिकार मिला है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो,
उनके अधिकारों को दिलाए, उनके अधिकारों के बारे में बताए और साथ ही उनको जो है आर्थिक अधिकार दिलाने का प्रयास करे। क्योंकि ये जान लीजिए, जब लोकतंत्र के अंतर्गत सरकार ही सबके विकास की जिम्मेदारी ली है तो सरकार के पास सबसे अधिक पैसा आता है, सबसे ज़्यादा शक्ति है, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सबसे ज़्यादा वो सेवक भी हैं। तो इसके माध्यम से, सरकार के माध्यम से, और उसको स्वयं जागरूक करके, शिक्षित करके, समझा करके, प्रशिक्षण दिला करके उन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उसे जानकारी दे, जागरूक करे। अगला है, तब जो है स्त्री पुरुषों का समान रूप से विकास होगा। अगला, अमानवीय संदेशों पर प्रतिबंध। जैसे अगर हम बात करें तो महिलाओं के प्रति इस समय फिल्म के माध्यम से बहुत गंदा चरित्र, बहुत गंदा व्यवहार, बहुत गंदा सोच, बहुत गंदी भाषा, बहुत गंदी हाव भाव, क्रियाकलापों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, जिसको कम संस्कार वाले या क्षुद्र संस्कार वाले या जिनके माता पिता का कोई नेचर ही नहीं है, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा उस भ्रांति भावना में भटक करके हिंसात्मक या अहिंसात्मक या संवेगात्मक उत्पीड़न करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कार्यक्रमों पर, ऐसी फिल्मों पर, ऐसे चलचित्रों पर, ऐसे सीरियलों पर, ऐसे विज्ञापनों पर, ऐसे चित्रों पर, ऐसी पत्रिकाओं पर, ऐसे ज्ञान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। यहाँ भी महिलाओं का पूरा विकास ही नहीं हुआ समान रूप से, तब तक उनके पतन का भी मार्ग ये अमानवीय संदेश जो है करने का काम कर रही हैं। इनको रोकना चाहिए, ताकि जैसे आप जानते हैं ना, कोई अगर रोग है तो उसे आप रोग को समाप्त कर दो तब भी आदमी विकास कर ले, या रोग जितना नुकसान कर रहा है उससे ज़्यादा आप उसे खाना खिला दें तभी उसका जो है विकास हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे अमानवीय रोग जो लगा है, राजनीति में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, राजनीति में बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं महिलाओं का, क्योंकि 60-70% तो बियर वाले हैं, तो ये लोग चरित्रवान की कहाँ तक उम्मीद की जाए। तो ऐसे दृष्टिकोणों को जो है अमानवीय दृष्टिकोणों को जो है, अमानवीय संदेशों को, अमानवीय प्रक्रियाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए, ताकि महिलाओं के प्रति स्वस्थ और स्वतंत्र रूप से सही विचारधारा का निर्माण हो सके। अगला है समानता एवं स्वतंत्रता पर। जैसे महिलाओं के लिए भी समानता, यानी उनके शिक्षा दीक्षा के समानता पर बल देना चाहिए, और उनको स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं होता कि नियम तोड़ो। उनका जो सभ्य नियम है, सभ्य व्यवहार है, सभ्य क्रियाकलाप है, उसके अंतर्गत उन्हें स्वतंत्रता को बढ़ावा भी देना चाहिए, ताकि वे गुणी होकर के, ज्ञानी होकर के, सभ्य होकर के अपने जीवन में अपनी योग्यता का लाभ उठाते हुए आर्थिक विकास कर सकें। तो ये सब भी दृष्टिकोण देना चाहिए। अगला है योग्यता का प्रदर्शन। जो महिलाओं के, जो योग्यता की बात किया जाए तो महिलाओं के संदर्भ में जो योग्यताएं हैं, जो महान विभूतियां हैं, जो खेल खिलाड़ी हैं, जो दार्शनिक हुई हैं महिलाओं में, जो महिलाओं में समाज सेवी हुई हैं, जो महिलाओं के अंतर्गत क्रांतिकारी हुई हैं, जो महिलाओं के अंतर्गत राजनीति में है, जो महिलाओं के अंतर्गत साहित्य के क्षेत्र में, महिलाओं के माध्यम से जो वैज्ञानिक क्षेत्रों में, शोध क्षेत्रों में, महिलाओं के माध्यम से जो घरेलू आदर्श या मूल्यों के रूप में, उपासना के रूप में जो भी हम महिलाओं को पूछते हैं, उनको एक प्रकार से हाईलाइटेड करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि महिलाओं को उनके आधार पर प्रेरणा मिल सके, उनके कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके और वो आगे बढ़ सके, या उस माध्यम से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की उनकी इच्छा और कार्य शक्ति को जागृत किया जा सके, ताकि वो लैंगिक भेदभाव को भी समाप्त किया जा सके। ये सब बातें शिक्षक बताता है। अगला है सामाजिक मूल्य में परिवर्तन। समाज जब बदलता है तो उसकी आवश्यकता भी बदलती है। जब आवश्यकता बदल रही तो निश्चित रूप से उस परिवर्तन के अनुसार मूल्य के भी स्वरूप में बदलना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि नाक अगर मुंह के ऊपर है तो नाक कपार में लगा देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस मूल्य का आधुनिक समय में किस रूप में प्रयोग है ये बताना चाहिए। उस मूल्य का आधुनिक समय में क्या प्रयोग है ये बताना चाहिए। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी की सेवा में गए थे, इसलिए वो पत्नी को नहीं ले गए, वो उसी समय वो मूल्य था, वही आदर्श था। लेकिन अगर रामचंद्र जी कहीं दूसरे जगह शासन करने के लिए जाते, तब लक्ष्मण को अपनी पत्नी ही लेकर के जाना पड़ता, तब वो उसमें वह मूल्य कहा जाता। जैसे भरत को राजा, भरत शत्रुघ्न को राजा बनाएगा तो सब परिवार चले गए, ऐसा उन्होंने नहीं किया कि माता की सेवा के लिए पत्नी को छोड़ा। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि आधुनिक परिवेश में जो शाश्वत मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, व्यवहारिक मूल्य हैं, दार्शनिक मूल्य हैं, उनका उपयोग का स्वरूप क्या होना चाहिए। इन सब मूल्यों के परिवर्तन, मूल्य के प्रयोग के परिवर्तन को भी अध्यापक को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि चरित्रवान पहले होना जरूरी था, आज नहीं, आज भी बहुत ज़रूरी है। आज उसी का परिवार स्वस्थ सुखी है, विकास कर रहा है या सुख शांति है, जिसके घर महिलाएं और पुरुष दोनों चरित्रवान हैं। तो ऐसा नहीं है,
सामाजिक मूल्यों का आधुनिक ढंग से उसके प्रयोग को बताना चाहिए अध्यापक को, ताकि जो है समानता का भाव। अगला है पाठ्यसागम क्रिया, खेलकूद, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रम होते रहते हैं। जो राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर, शिक्षक दिवस, अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम, वृक्षारोपण, अनेक जो पाठ्यसागामी क्रिया हैं, प्रयोगात्मक, स्काउट गाइड, एनसीसी, जो भी हैं पाठ्यसागामी क्रियाओं में लड़कियों को भी बराबर का हिस्सेदारी, बराबर का भागीदारी, बराबर का अवसर प्रदान करते हुए उनके योग्यता क्षमता का विकास करना चाहिए, ताकि पुरुषों के अंदर उनके प्रति समान दृष्टिकोण अध्यापक विकसित कर सके, यानी उनके प्रति समानता का भाव ला सके, अर्थात जाति के स्त्रियों के प्रति जो जातिगत कुंठित भावनाएं उसे दूर कर सके, स्वस्थ भावनाओं का निर्माण कर सके। अगला है कुरीतियाँ, जैसे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, नारी उत्पीड़न, कमेंटबाजी, ये सब जितनी कुरीतियाँ हैं जो छिछोरपना से संबंधित होती हैं, इन छिछोरपना को भी समाप्त करना चाहिए। छिछोरों को भी बताना चाहिए कि गलत है, तुम छिछोरपना छोड़ो। तो ये सब कुरीतियों के प्रति भी कुठाराघात करना चाहिए, कुठाराघात भी करना चाहिए कि इन कुरीतियों के प्रति आदमी अपना नेचर शुद्ध कर सके, सही दृष्टि। इस समय तो फिल्मों में कुरीतियाँ, कमेंटबाजी तो ऐसे दिखाता है जैसे लगता है कि बहुत अच्छा व्यवहार दिखा रहा है। सब नीचपना को दूर करना चाहिए, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज में हो, चाहे समाज में हो, चाहे किसी शिक्षा व्यवस्था में हो, चाहे किसी में, इसको दूर करना। अगला है स्वरोजगार। याद रखिए, जब किसी भी समाज में समानता का भाव या स्वतंत्रता या समानता का भाव इसी बात पर निर्भर करता है कि वह स्वरोजगार कितना पाता है। स्वरोजगार का मतलब वह आत्मनिर्भर कितना है, आर्थिक आत्मनिर्भर कितना है। जितना ही महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर मिलेगा, निश्चित रूप से उसमें समानता का भाव और उनके जो है उन लैंगिक भेदभाव कम हो जाएगा। समानता का भाव, स्वस्थ दृष्टिकोण और संपत्ति संबंधी अधिकार इत्यादि के में वृद्धि होने के कारण से उनको एक प्रकार से आत्मसम्मान, आत्म उत्थान, आत्म प्रयास, क्योंकि धन पाने पर कोई संतोष नहीं करता, असंतोष बढ़ता है। जब महिलाओं के अधिकार में धन होगा तो निश्चित रूप से असंतोष बढ़ेगा तो उसके लिए कार्य करेंगे, उनका वर्चस्व पुरुषों की तरफ बनता चला जाएगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो शिक्षक इन सभी दृष्टिकोणों से, इन सभी 16 दृष्टिकोण बताए हैं मोटा, इन सभी दृष्टिकोणों से वह ज्ञान, व्यवहार, सोच, समझ, चिंतन, खोज इत्यादि को अगर जब बढ़ावा देना शुरू करता है, तब जो है स्त्रियों के प्रति स्वस्थ विचारधारा या महिलाओं पुरुषों के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण होता है। इस प्रकार से स्वस्थ समाज जातिगत व्यवस्था के, आधुनिक जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत बन जाता है। यही शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।